नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही प्यार विदा ब्रांड में। मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की सीरीज में चैप्टर नंबर 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। हम लोग इस चैप्टर में विभिन्न नगरों के विषय में, जैसे सूरत हो गया, विजयनगर का हम्पी हो गया और मछलीपट्टनम हो गया, इन सभी क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और शिल्पियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के नगरों को बसाया और साथ ही साथ उसके शिल्प को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। वहाँ पे बहुत ही विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया और एक बहुत ही मस्त विधि के विषय में जानकारी भी प्राप्त करेंगे जिसे कहते हैं लुप्त मोम विधि, और जानेंगे कि इससे कैसे मूर्तियां बनाई जाती थी प्राचीन काल में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1000 साल पहले चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। इससे पहले हम तंजावुर के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो पहले जान लीजिए, अगर आप किसी जगह में घूमने जाते हैं, ठीक है, आप किसी क्षेत्र में गए तो आप उसके विषय में कैसे वर्णन करते हैं? आपने वहाँ पे क्या देखा, कौन सा नगर था वो, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी भव्य इमारतें थी, कैसा व्यापारिक केंद्र था, इन सभी के विषय में आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। कितने वृक्ष थे, वहाँ पे बाजार लगता है कि नहीं लगता, इन सभी को हम लोग ध्यान से देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। उसी प्रकार जो भी व्यापारी या फिर यात्री भारत में घूमने के लिए आए, उन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत भी दिया, जैसे फाहियान हो गया, ठीक है, इब्न बतूता हो गया और बहुत सारे ऐसे यात्री आए जिन्होंने भारत के विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का जो घूमा, विभिन्न क्षेत्रों को घूमा और वहाँ पे देखा कि यह क्षेत्र जैसे हो गया सूरत हो गया, यह किस प्रकार का क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है। फिर उन्होंने अगर घूमा विजयनगर तो विजयनगर के विषय में जानकारी प्राप्त की। फिर मौर्यकालीन अगर क्षेत्रों के विषय में हम लोग बात करें, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिनको विषय में उन्होंने जानकारियों को अपनी किताबों में लिखा और अपने देशों के साथ साथ विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में भी उनको बताया, जिससे व्यापारी आकर्षित होकर भारत में आए और व्यापार को बढ़ावा मिला। 1000 साल पहले चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी, ठीक है। तंजावुर नगर जो था वह 1000 साल पहले चोल राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। 12 महीने कावेरी नदी तंजावुर के पास बहती थी, अर्थात जो कावेरी नदी है वह साल के 12 महीने उसके आसपास क्षेत्रों में क्या करती थी, बहती थी। तंजावुर नगर के पास के वास्तुकार, ठीक है, उस नगर के जो वास्तुकार थे जिनका नाम था कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन। कौन थे? कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन। इन्होंने इस नगर का क्या किया, आर्किटेक्चर बनाया, अर्थात डिजाइन को क्या किया, पेश किया और उसको उसी डिजाइन पे बनाया गया। इन्होंने अपने नाम को मंदिर के पीछे उत्कीर्णित करवाया, अर्थात क्या किया, खुदवा दिया कि मैंने इसको बनवाया है। यह मंदिर, जो इसका मंदिर है, जिस मंदिर में इन्होंने अपना नाम खुदवाया है, उस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तंजावुर के निकटवर्ती नगर उरायूर में शालीय बुनकर के कपड़े बनाए जाते थे, अर्थात ये जो शालीय बुनकर थे वह बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े बनाते थे। आप कह लीजिए कि शाही क्वालिटी के कपड़े बनाते थे, जिसका प्रयोग क्या करते थे, शाही दरबारी, फिर राजा होते थे, उन सभी का उपयोग करते थे। और साथ ही साथ एक कपड़े की झंडियाँ भी बनाते थे, ठीक है। झंडियाँ कैसे होते हैं, ऐसे मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखते हैं ना कि उन झंडियों के क्या करते थे लोग, निर्माण करते थे। साथ ही साथ उसके बगल में एक और नगर था स्वामी मलाई, वहाँ पे कांच की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कांच क्या चीज़ है, तांबा प्लस टीन से कांसा बनता है, ठीक है, इससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नगर जो कि मंदिर नगर हैं और तीर्थ केंद्रों के विषय में। अब तीर्थ केंद्र क्या होता है, जैसे अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, जहाँ पे लोग तीर्थ के लिए क्या करें, अर्थात भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पे जाएं, उस नगर को घूमें, उसे कहते हैं तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। देखिए ये जो तंजावुर नगर है वह पहले तो प्रशासनिक केंद्र था, ठीक है, उसके साथ ही साथ यह व्यापारिक केंद्र भी था और यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी थे, जिस कारण इसको क्या कहा गया, मंदिर नगर कहा गया। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। आप कह लीजिए कि मंदिर है, ठीक है, प्रशासनिक इकाई तो है ही, साथ ही साथ ये व्यापारिक केंद्र है और व्यापार होगा तो धन भी आएगा, धन आएगा तो लोग क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे, तो उससे क्या होगा, व्यापार बहुत अधिक फल फूलित होगा। मंदिर अक्सर समाज व अर्थव्यवस्था के लिए, किस किस के लिए, समाज व अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे।
मैंने अभी बताया समाज में विभिन्न प्रकार के ज्ञानी तबका होगा, ठीक है, ज्ञानी लोग होंगे, वह एक जगह क्या करते थे, इकट्ठा होते थे, अपने बातों को रखते थे, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कैसे? मंदिर को कुछ लोग घूमने आते थे, ठीक, मंदिर में दर्शन करने आते थे, वो चढ़ावा ले आते थे कि इतना धन देते थे वो, ठीक है। आज भी दान पेटियां लगी होती हैं, उससे क्या होता है, मंदिर को आय जनरेट होती है, उससे पैसे उनको आते हैं और मंदिर का रखरखाव लोग करते हैं। वैसे पहले भी था। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। लुप्त मोम विधि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है। अब लुप्त मोम विधि है क्या चीज? आप बगल में एक चित्र देख रहे होंगे जो कि कांस्य की मूर्ति का बना हुआ है। इसमें श्री कृष्ण भगवान जो है वह कालिया नामक नाग को क्या कर रहे हैं, अपने काबू में कर रहे हैं। तो यह भी क्या है, लुप्त मोम विधि का एक उदाहरण है। जानिए क्या होता है। जो लुप्त मोम विधि होती है, ठीक है, उसको पहले अगर मूर्ति जो बनानी है उसी शेप में मोम से एक मूर्ति बनाई जाती थी, फिर ऊपर कांच की मूर्ति, ठीक है, देखिए पहले मोम का एक बना दिया, फिर उस पर लेप किया जाता था चिकनी मिट्टी का। चिकनी मिट्टी का लेप करके उसको सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता था, फिर बाद में उसको पकाया जाता था आग में। पकाने के बाद थोड़ा सा छेद कर दिया जाता उसके किसी साइड में, ठीक है। फिर जो पिघली हुई मोम होती थी उसको बाहर निकाल लिया जाता था। मोम निकालने के बाद उसमें धातु डाला जाता था जिसकी उसको मूर्ति बनाना, जिस धातु से, और जब धातु को डाल दिया जाता था जो पिघली हुई अवस्था में होती थी, डालने के बाद क्या होता था, वो जो धातु है वो ठोस हो जाती थी। फिर उसके बाहरी आवरण को तोड़ दिया जाता था जिससे अंदर की जो मूर्ति वो निकल आती थी। फिर उस मूर्ति को क्या किया जाता था, घिसा जाता था, चमकाया जाता था और उसको बेचा जाता था। यही क्या, कौन सी विधि है, लुप्त मोम विधि है। यही मंदिर नगरों के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी, ठीक है, एक मंदिर है जो कि भीलसा या विदिशा में पड़ता है, यह भी एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है गुजरात में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के विषय में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, इतिहास में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है, ठीक है। महमूद गजनवी ने इस पर 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ से धन संपदा को क्या किया था, लूटा था। जो तमिलनाडु में कांचीपुरम व मदुरई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची मंदिरें बनाई गई हैं, ठीक है, यह एक केंद्र है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर, यह भी एक मंदिर नगर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये नगर भी है और साथ ही साथ ये मंदिर के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में। नोट में देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज, तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखिए तीर्थ स्थल है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यापारी आएंगे, देखेंगे और व्यापार जनरेट होगा। व्यापार जनरेट होगा तो आयकर का जो होगा, आय बढ़ेगी वहाँ पे लोगों की, और आय बढ़ेगी तो लोग क्या होंगे, अधिक से अधिक वहाँ पे आएंगे आकर्षित होकर, और वहाँ पे एक जमाव हो जाएगा। लोग क्या हो जाएंगे, रहना प्रारंभ कर देंगे एक समूह बना के। तो यही से क्या हो गया, नगरों का विकास प्रारंभ हो गया और ये क्या बन गए, नगर बन गए। जैसे वृंदावन हो गया, ठीक है, और तिरुवन्नमलाई जो तमिलनाडु में, ये सभी क्षेत्र क्या हैं, बहुत ही विकसित मंदिर नगर क्षेत्र। तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के मध्यकालीन अजमेर के विषय में। तो चलिए जानते हैं। अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहानों की राजधानी थी। किनकी, चौहान राजवंश की राजधानी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे। मुगल काल में यह सूबा किसे कहा जाता है, मुगल काल में आगे हम आपको बताएंगे। सूबा किसी प्रांत को कहा जाता है, ठीक है, किसी प्रांत को सूबा कहा जाता है। यह सूबा मुख्यालय बन गया था, अर्थात क्या बन गया, यह एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र बन गया था राजस्थान का। 12वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आकर क्या हो गए थे, बस गए थे। यहीं पे आके अपना रहने का कार्यक्रम चालू किया और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और जिसके बाद यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, दरगाह या फिर कह लीजिए कब्र बना दी जाती है। और आज भी यह कब्र बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। किसकी, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं एक बहुत ही विशिष्ट सरोवर के विषय में, ठीक है, वो है पुष्कर का सरोवर, जहाँ पे पूरे विश्व में केवल एक ही वह स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा के, ठीक है, प्रमाण प्राप्त होते हैं। बाकी और कहीं पे भी उसके प्रमाण नहीं प्राप्त होते कि ब्रह्मा जी की पूजा की जाती हो, ठीक है। तो कहाँ पे, अजमेर के पास ही क्या है, पुष्कर सरोवर, यहीं पे, ठीक है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं छोटे नगरों के संजाल के विषय में। संजाल का अर्थ क्या होता है,
ठीक है। संजाल का अर्थ होता है समजाल, सम अर्थात ठीक प्रकार से बसा हुआ, ठीक है। समजाल ठीक प्रकार से प्रसारित या फिर बसा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, समजाल। छोटे नगरों का समजाल भी देखेंगे। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों के संजाल बिछने शुरू हो गए थे। अब संजाल बिछना कैसे शुरू हो गया, देखिए नगर कैसे बनते हैं। आपने किसी क्षेत्र में, ठीक है, बहुत ही वृद्धि कर ली है, आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, तो आप क्या करते हैं, खाते तो खाते ही हैं, साथ ही साथ आप अपना डेवलपमेंट भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हो गया और साथ ही साथ आप मकान भी बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वालिटी का मकान बनवाते हैं। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आपके पास अगर धन है तो आप बहुत ही आलीशान महल बनवाते हैं, उसमें एसी लगवाते हैं, 4 गाड़ियाँ रखते हैं, ठीक है। कुछ उसी प्रकार का क्या हुआ था, जब बड़े बड़े गाँव हुए तो बड़े बड़े गाँव में तो कुछ ना कुछ जो परिवार थे वो बहुत ही मजबूत हो गए, अर्थात जमींदार लोग थे, वह कर वसूलते थे, तो आधा हिस्सा राजा को देते थे और बाकी हिस्सा अपने पास रख लेते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बहुत ही मजबूत हो गए। मजबूत का सेंस क्या है, अमीर हो गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नगरों का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया, जहाँ पे वो अपनी मनमानी कर सकते थे, व्यापार भी कर सकते थे। तो व्यापार करते तो धन आता, विदेशों से व्यापार करने लगे धीरे धीरे तो और धन आने लगा। तो क्या हुआ, छोटा सा क्षेत्र या छोटा सा परिवार, ठीक है, वो नगरों के रूप में क्या हो गए, विकसित हो गए। तो आगे देखिए, इनका उद्भव अर्थात छोटे छोटे नगरों का उद्भव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। किनसे, बड़े बड़े गांवों से हुआ था। इन गांवों में, ठीक है, जो नगर होते थे, इन नगर या फिर गांवों में मंडपिका, आज के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए मंडी, मंडी में क्या होता है, थोक के भाव में क्या होता है, वस्तुएं मिलती हैं। अनाज भी हो गया, सब्जी हो गए, फल हो गए आदि क्या होते हैं, थोक के भाव में मिलते हैं। आप बंडल बंडल में क्या कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं, ठीक है। वही क्या है, मंडपिका, मध्यकाल में कहते थे, आज मंडी कहते हैं। और जहाँ पे बाजार व दुकानें होती थी, छोटी छोटी बाजार हो गए, दुकान हो गए, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, हट कहा जाता था। और आज क्या कहा जाता है, बाजार या फिर हाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाट या फिर बाजार कहा जाता है आज, लेकिन मध्यकाल में क्या कहा जाता है, उसको हट कहा जाता था, ठीक है। बड़े और छोटे व्यापारियों के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मध्यकाल में कैसे व्यापारी थे, छोटे और बड़े, तो जानकारी प्राप्त करते हैं। उस समय जो व्यापारी थे वह इकलौते नहीं थे, अर्थात इक्का दुक्का व्यापारी नहीं थे कि हम एक व्यापारी हैं और हम ही अकेले जाएंगे वहाँ पे व्यापार करेंगे। ऐसे में रिस्क होता था। कैसे, हम व्यापार करने गए आपके क्षेत्र में, व्यापार कर रहे हैं, आपको हमारा रेट अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करेंगे, मार के भगा देंगे, कहेंगे ये तो मार के भगाएंगे, साथ ही साथ क्या कर लेंगे, सामान भी छीन लेंगे। तो इसमें क्या होता था कि पैसे के तो नुकसान होता था और साथ ही साथ सामान भी चली जाती थी। तो इसलिए क्या किया इन लोगों ने, व्यापारी लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे। क्या, ये लोग काफिला, काफिला का अर्थ होता है समूह में क्या करते थे, यात्रा करते थे और अपने हितों के लिए व्यापारिक संघ बनाते थे। क्या, अपने हितों के लिए व्यापारिक संघ बनाते थे। अब व्यापारिक संघ क्या चीज़ है, व्यापारिक संघ वह जो क्या कहते हैं, व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक संघ वह एक संघ होता है जहाँ पे व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटना परिघटनाओं को देखा जाता है कि इसका रेट इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर इन्होंने इस रेट को फिक्स कर दिया कि 1 रुपया किलो कुछ भी है, तो वह सभी क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, उसी रेट में उसको बेचेंगे। या फिर गिल्ड बनाते थे। व्यापार संघ को एक नाम से क्या कहा जाता है, गिल्ड के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देश संघ थे। ये 2 संघ ऐसे थे जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जो व्यापार को नियंत्रित करते थे विदेशों से, साथ ही साथ भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। कौन कौन थे वो, मणिग्रामम और नाना देश। ये जो संघ थे प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार करते थे। हमने प्राय आपको बताया प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, ये प्रायद्वीप है, ठीक है। दक्षिण का क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप क्षेत्र है। उसके ऊपर क्या है, चाइना है और पश्चिम में, भारत के पश्चिम में मध्य एशिया है, ठीक है। मध्य एशिया है और उसके और जाएंगे तो फिर पश्चिमी एशिया आ जाएगा, ठीक है। पूरा वो क्षेत्र है, वहाँ से क्या करते थे ये लोग, व्यापार करते थे। चेट्टियार व मारवाड़ी ओसवाल, कौन, इस समय के प्रसिद्ध ये समूह थे जो व्यापारिक क्षेत्रों में इनका बहुत ही अधिक योगदान था। कौन कौन थे, चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल समुदाय आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारिक समूह बने। अर्थात इन्होंने धीरे धीरे व्यापार करना प्रारंभ किया, अधिक धन कमाया और अधिक व्यापार बढ़ाया और एक समय ऐसा है कि ये लोग क्या हो गए, प्रधान व्यापारिक समूह के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए, ठीक है।
गुजराती व्यापारियों में देखिए, गुजरात का स्थान प्राचीन काल से लेकर अब तक भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है व्यापार के क्षेत्र में। आप किसी भी इंडस्ट्रियल को देख लीजिए, ठीक है, किसी भी व्यापारी को देखिए, वो सामान्यतया गुजरात से ही क्या है संबंधित होता है। आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, आप ले लीजिए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया, ठीक है, बनिया किसे कहते हैं, व्यापारी वर्ग को बनिया कहा जाता है। मुस्लिम में जो व्यापारी थे वो बोहरा कहलाते थे। समूह शामिल थे जो व्यापार करते थे विदेशों से और गुजरात में उनका केंद्र था। वे दूर दूर तक लाल सागर के पत्तनों के माध्यम से व्यापार करते थे, अर्थात यहाँ से व्यापार जो करके जाते थे, ठीक है, अब भारत के पत्तनों से तो जाते थे लाल सागर में, और लाल सागर में जाते थे फिर वहीं से फारस की खाड़ी की ओर जाते थे। फारस की खाड़ी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से कपड़े और मसालों का व्यापार करते थे। पहले भारत से लाल सागर, फारस की खाड़ी, अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों में क्या करते थे, अपने सामानों को बेचते थे और वहीं से अन्य देशों में क्या होता था, ये ट्रांसफर होता था। ठीक है, आगे बदले में अगर हमने कुछ सामान दिया तो बदले में तो भी हम कुछ लेंगे ना, नहीं तो हमारे यहाँ पूरा सब कुछ थोड़ी होता है कि हमारे यहाँ खजूर भी होने लगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होने लगा। ऐसा तो नहीं कि भारत में पूरी चीज़ें होती हो इस समय। तो वो लोग क्या करते थे, विदेशों से कुछ वस्तुओं को भी लाते थे। बदले में हम लोग क्या ले आते थे, अफ्रीका से सोना लाते थे। ठीक, क्या लाते थे, अफ्रीका में सोना उस समय बहुत पाया जाता था, और हाथी तो आपको पता ही पाए जाते थे। वहीं से हाथी के दांत भी लाते थे और उससे बहुत ही उपयोगी और बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। कोई गले में पहनता था, कोई कड़ा बनवाता था, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से हम लोग क्या लाते थे, टिन लाते थे, जिससे हम लोग कांसा बनाते। तांबा हमारे यहाँ तो बहुत पाया जाता है भारत में, लेकिन टिन नहीं पाई जाती थी ज़्यादा मात्रा में। तो हम लोग क्या किया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से टिन मंगाया तो फिर कांसा बनाने लगे। मसाला का भी व्यापार करते थे, साथ ही साथ मिट्टी के नीले बर्तन का भी व्यापार करते थे। मिट्टी के नीले बर्तन या फिर आप कह लीजिए चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी क्या करते थे हम लोग, व्यापार करते थे। और साथ ही साथ चांदी का भी व्यापार करते थे। चांदी का व्यापार, टिन, मसाला और मिट्टी के नीले बर्तनों का व्यापार हम लोग चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका आदि देशों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब आगे जानते हैं, लाल सागर बंदरगाह पर आयातित वस्तुएं इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता था। अर्थात यहाँ से जो व्यापार संचालित होता था वह पत्तनों से होता था भारत के, ठीक है, और जो इन पत्तनों से सामान जाता था तो कहाँ जाता था, लाल सागर में। और लाल सागर में जाता था बंदरगाह पे, तो वहाँ पे कुछ व्यापारी होते थे इटली के, ठीक है, इटली आदि क्षेत्रों के, इतावली जिन्हें कहा जाता है, व्यापारी होते थे। वह उन सामानों को खरीद लेते थे और वे उन सामानों को ऊंचे दरों पे यूरोपीय देशों में बेचते थे। उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तब क्या हो गया, जब व्यापार करने लगे, पूरे देशों में पहुंचने लगा, भारत का मसाला पूरे विश्व में पहुंच गया, तो एक बहुत विडंबना आ गई। विडंबना क्या, बहुत मज़ेदार चीज़ हो गया कि भारत की जो काली मिर्च है, क्या है, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ, ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, ठीक है, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सोंठ यूरोपीय व्यंजनों का एक अंग बन गया। अब बेचारे क्या करें, उन सब की आदत पड़ गई, तो लोग सूंघते सूंघते क्या हुआ, भारत आ पहुँचे और भारत को क्या कर दिए, गुलाम बना दिए। तो इन लोगों ने क्या किया, भारत से इन सभी चीज़ों का क्या किया, आयात किया करते थे, और भारत का बहुत ही लाभ मध्यकाल में हुआ था इन्हीं देशों के माध्यम से। अब हम लोग दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए नगरों में शिल्प के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बीदर के शिल्पकार, बीदर एक जगह है दक्षिण भारत में, के शिल्पकार तांबा व चांदी में जड़ाई के काम में इतना प्रसिद्ध है। जड़ाई क्या होता है, ठीक है, देखिए आपके पास चांदी का बर्तन है, ये चांदी का रिंग है, तो उसमें कोई आप वो लगवाते हैं, रत्न लगवाते हैं, तो वही क्या है, जड़ाई का कार्य। ठीक है, किसी चीज़ को उसमें चिपकाना या फिर जड़वाना, ये क्या है, जड़ाई का कार्य है। इसमें इतना प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। क्या, इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। पांचाल, पांचाल किन्हें कहते हैं, देखिए पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, क्या है, विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा को आप सभी लोग जानते हैं, जो क्या है, शिल्प के देवता हैं। ठीक है, समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, राजमिस्त्री व बढ़ई शामिल थे। अर्थात पांचाल जो कि विश्वकर्मा का समुदाय है, ठीक, उसमें कौन कौन है, सुनार हैं, कसेरे हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई आदि क्या है, शामिल है। मंदिर निर्माण के लिए इन सभी की क्या आवश्यकता होती थी, इन सभी की आवश्यकता मंदिर निर्माण में होती थी। देखिए सुनार क्या करेगा, भगवान की मूर्तियां बनाएगा,
कसेरे और राजमिस्त्री बढ़ई ये सभी मिलकर क्या करेंगे, ढांचा तैयार करेंगे और मंदिर को अंतिम रूप प्रदान करते थे, ठीक है, या फिर भवनों को अंतिम रूप प्रदान करते थे। इसी प्रकार सालीपार या फिर कैक्कोलार, कौन, सालीपार या फिर कैक्कोलार जैसे बुनकर भी समुदाय थे, बुनकर समुदाय थे जिन्होंने राजा के लिए वस्त्र बनाए और जन सामान्य के लिए भी मोटे वस्त्रों का क्या करते थे, निर्माण करते थे, जो जो मंदिर को भारी मात्रा में दान भी देते थे। ये लोग निर्माण करते थे, इनके पास जो पैसा आता था उसको क्या करते थे, लोग दान देते थे, किनको, मंदिरों में। कहाँ पे, मंदिरों में दान करते थे। आप कुछ विशेष चीज जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भागीरथी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के पास बसा मुर्शिदाबाद। यह मुर्शिदाबाद बहुत ही मध्यकाल में प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था, वस्त्रों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था और यह वस्त्रों के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरा था। कौन, मुर्शिदाबाद। 1704 में बंगाल की राजधानी भी ये बनाई गई थी, लेकिन उसी के साथ क्या हो गया, इंग्लैंड से वस्त्र आने लगे सस्ते सस्ते बन बन के, तो क्या हो गया, उनका रेट भी क्या हो गया, सस्ता था और भारत का व्यापार क्या हो, सूती वस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो फिर मुर्शिदाबाद का भी नामो निशान मिटने लगा। उसी के साथ हम लोग जानते हैं हम्पी नगर के विषय में, जो विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या था, केंद्र था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध केंद्र था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में यह स्थित हुआ करता है, अब भी है, पहले भी था, लेकिन अब क्या है, उसकी स्थिति खराब हो गई है, नष्ट हो गए उसके जो इमारत थे। यह नगर 1336 में स्थापित किया गया था, ठीक है, कब स्थापित किया गया था, हम्पी 1336 में स्थापित विजयनगर, ठीक है, कहाँ, 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, ठीक है। विजयनगर की स्थापना कब हुई, 1336 में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है। उसी का केंद्र स्थल क्या था, हम्पी नगर था। हम्पी के किले का निर्माण गारे चूने से ना करके, पहले निर्माण क्या किया जाता, गारा चूना इन सभी को क्या करते थे, ईंटों के बीच में रखते थे और ईंटा से वो चिपक जाते थे, तो इन रूपों में ना करके शिलाखंडों को आपस में फंसाकर किया गया था। आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से क्या है, आप चित्र में देख रहे हैं कि उसमें गारे का उपयोग तो नहीं किया गया, क्या किया गया है, देखिए ध्यान से, उसको ईंट पे ईंट रख के और विभिन्न स्थितियों में उसको फंसाया गया जिससे वो क्या हो, ना टूटे, इसी रूप में उसको बनाया गया था फंसाकर। हम्पी के भवनों में भव्य मेहराब, ठीक है, यहाँ पे राजा आदि रहते थे, राजा या फिर उनके दरबारी लोग, मंत्री लोग रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, शाही महल कहा जाता था, ठीक है, जहाँ पे क्या होता था, मेहराब होता था, गुंबद होता था, स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष होते थे, ठीक है, स्तंभ से बने हुए कई विशाल कक्ष होते थे, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए, ठीक है, मूर्तियों को रखने के लिए आले कटे होते थे। इस प्रकार के कुछ स्थान खोदे जाते थे उस महल में या फिर कक्ष में, जहाँ पे क्या रखा जाता था, मूर्तियाँ रखा जाता था, और साथ ही प्रांगण में, ठीक है, बाग बगीचे भी थे, क्या थे, बाग बगीचे थे, सुंदर हवा चले, मस्त फूल दिखे हमको और मन भी अच्छा हो, इसलिए क्या करते थे लोग, बाग बगीचे भी लगाए थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी में अपने समृद्धि काल में, अर्थात हम्पी का जो समृद्धि काल था वो 15 से 16वीं शताब्दी था, जिसमें कई वाणिज्यिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको क्या किया था, मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, अर्थात यह वाणिज्यिक केंद्र भी था, साथ ही साथ सांस्कृतिक केंद्र भी था। वाणिज्यिक केंद्र अर्थात क्या, व्यापारिक केंद्र था, सांस्कृतिक, विभिन्न जगहों के लोग अपनी अपनी संस्कृतियों को लेकर आए और यहीं पे क्या था, उनका जमघट था, जमाव था। सांस्कृतिक गतिविधियों से इसका जो परिमंडल था वो क्या था, गुंजायमान था, इसका जो नगर था वो विभिन्न संस्कृतियों के मेल से बन गया था। हम्पी के बाजारों में मूर किसे कहा जाता है, मुस्लिम सौदागरों को मूर कहा जाता था। चेट्टियों और पुर्तगालियों, कौन, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोप व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता। कहाँ पे, हम्पी में ये लोग क्या करने आते थे, व्यापार करने आते थे। हम्पी में विरूपाक्ष शिव मंदिर व विट्ठल मंदिर भी स्थित है, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे लगातार, और राजा मल्लयुद्ध आदि को देखता था वहीं के उसी प्रांगण में मंदिर के बैठकर। विरूपाक्ष मंदिर में देवदासियां राजा व प्रजा के समक्ष नृत्य करती थी। 1565 में दक्कनी सुल्तानों द्वारा, ठीक है, 1565 में ये इसके विघटन का समय है, विजयनगर साम्राज्य का विघटन इसी समय हुआ। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार व बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की क्या हो गई, पराजय हो गई। किन किन के हाथों पे,
गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर के शासकों के हाथों से विजयनगर की पराजय हो गई और साथ ही साथ यह विशाल साम्राज्य का भी अंत हो गया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के विषय में 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्गों को खोजने में अभूतपूर्व कार्य किए गए। देखिए 1453 में कुस्तुनतुनिया पर मुगलों ने या फिर कह लीजिए मध्य एशिया के शासकों ने अधिकार कर लिया, जिससे भारत का व्यापार यूरोप से नहीं हो पाता था। ठीक है, जिसके लिए उनको नए मार्गों की आवश्यकता पड़ी, तो उन लोगों ने समुद्र का रास्ता फिर खोजा। ठीक है, आप लोग प्राय ही सुनते होंगे कि भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन यह गलत है। भारत का जो अस्तित्व है वह उनके खोजे जाने से बहुत पहले से है। ठीक है, क्योंकि उसका व्यापार, भारत का जो व्यापार है वह बहुत पहले से पूरे विश्व में विभिन्न देशों में होता रहा है। इसलिए हम जो कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, यह एक गलत है, क्योंकि उसने केवल और केवल समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक सागर के साथ साथ यात्रा करते हैं, अर्थात उसका किनारा पकड़े 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 अटलांटिक महासागर का, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का जो स्थिति है ऐसे है। ठीक है, ऐसे अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य वाले भाग को हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं, के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर वह हिंद महासागर को पार किया और पार करने के बाद 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जो कि भारत में है। ठीक है, और वह पहुंचने के बाद ही वहां रहा कुछ दिन और उसके अगले वर्ष वो अपने देश पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पहुंच गया। ठीक है, लिस्बन फिर वो चला गया। उसके मार्ग की खोज को अंग्रेजों ने और फिर उसके बाद हॉलैंड वासी फ्रांसीसी नाविकों ने उस मार्ग का क्या किया? अनुसरण किया और भारत में व्यापार समुद्री मार्गों से होने लगा। ठीक है, आप जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के विषय में। इटली वासी कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग को खोजने के लिए, ठीक है, यह खोजने निकला था भारत को, लेकिन खोज क्या लिया? अमेरिका को। ठीक है, तो देखिए भारत पहुंचने के मार्ग को खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। ठीक है, कहाँ यात्रा करने का? पश्चिम की ओर यात्रा करना चाहते थे भाई साहब। ये उसका मानना था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये भी मानते थे, बढ़िया है, अच्छी बात, मानना भी चाहिए, है भी भारत गोल, मतलब पृथ्वी गोल है। उसका मानना था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत बहुत आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन उसके साथ लोचा हो गया यहाँ पे। क्या? देखिए, वह 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। ठीक है, वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पे पहुंचा, जिस कारण से वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया, वेस्ट इंडीज। ठीक है, देखिए वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था और उसके बाद उसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, पहले कहाँ? वेस्ट इंडीज, फिर बाद में अमेरिका को खोजा था। इस प्रकार यह चैप्टर यहीं तक। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।